मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, पेज नंबर 204 से चलेंगे हम। और कल जिस टॉपिक पे हम बता रहे थे कि जो आपका मैंने वो देखा, जो आप सर्कुलर आया है सीबीएसई का, तो उसके अंदर ये बता रखा है कि 50-50% जो सिलेबस है, यानी जो बाइफरकेटेड सिलेबस होगा, उसके बारे में अभी अपडेट किया नहीं है कि कितना डिलीट किया गया है, अभी नहीं बता रखा। लेकिन हाँ इतना है कि 50% मान के चलो आप, 50% उसमें 50% उसमें। तो जो पहला पेपर होना है नवंबर दिसंबर में, और वो एमसीक्यूज बेस होगा। तो एमसीक्यूज बेस का मतलब ये नहीं कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, ये इन बिटवीन होगा, यही बहुत हार्ड पड़ेगा। जो बच्चे मेहनत करने वाले नहीं होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है इसमें। ये इस क्वेश्चन इसमें आसानी से पास होना बहुत मुश्किल है, इसलिए ध्यान दें। इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर वो देंगे। कोई जरूरी नहीं कि आपकी हेल्प बुक में सारे कवर हो जाएं, आपकी टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं होंगे, इतना जरूर है। और लिमिटेड टाइम है 90 मिनट का। 90 मिनट में अब वो उन्होंने संख्या बताई नहीं है कि कितनी संख्या हम क्वेश्चंस की देंगे। जो भी प्रारूप होगा वो बता दिया जाएगा, ठीक है। और आसान नहीं होगा, ये ध्यान देना बेटा, ये अपना सर ये बिल्कुल इन बिटवीन क्वेश्चन। क्या बेटा? क्या? 40 हाँ हाँ बिल्कुल, 50% का मतलब है 40 मार्क्स के होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि 20 मार्क्स अपने इंटरनल होते हैं ना। तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देने लायक है कि इन बिटवीन ये जो आपका इंटरनल मार्क्स हैं, इनको बड़े ध्यान से दिया जाएगा इस बार। थोड़ा सा ज्यादा मतलब विश्वसनीय तरीके से उसका काम होगा, प्रोजेक्ट बनाने का जो काम है, या जैसे अपने पीरियोडिक टेस्ट वगैरह होते हैं, हर चीज मायने रखेगी। उसके हिसाब से ही उसमें इन बिटवीन में यानी इसके मार्क्स लगेंगे आपके, जो स्कूल की तरफ से मार्क्स लगते जो हैं अभी पेपर वो। हुए थे उनके भी नंबर लगेंगे। हाँ बेटा, अभी जो टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि जिसमें पेंडेमिक के बारे में बता रखा है कि ये जो कोरोना महामारी है, अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में स्कूल नहीं खुलते हैं, सुनिए, और मार्च अप्रैल में खुल जाते हैं, तो उन्होंने कंडीशन बता रखी, 2-3 कंडीशन है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है, मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में जब आपका स्कूल ऑफ है और मार्च अप्रैल में खुला हुआ है, तो जो नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होने वाला है उसकी वेटेज कम कर देंगे, यानी उसको कम परसेंटेज यहाँ से लेंगे और ज्यादा परसेंटेज वहां से लेंगे जब स्कूल खुला हुआ है। और उसके अंदर जो अगला एग्जाम होगा वो सेंटर पे कराने की प्लान है, जो एग्जाम सेंटर सर ये होंगे बोर्ड के द्वारा क्या? ऑफलाइन होंगे क्या या बेटा? ऑनलाइन? बेटा इसमें अभी तक तो ऑफलाइन के बारे में ही विचार है कि या दोनों ही पेपर बोर्ड लेने की सलाह कर रहा है। पेपर आपके सॉफ्टवेयर के जरिए आप तक पहुंच जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ऑब्जर्वर होंगे, सुपरिंटेंडेंट होंगे, सारा काम होगा उसमें, वीडियोग्राफी भी होगी। तो ये काम मतलब सही तरीके से ही होगा। और उसमें पहला जो पेपर होगा नवंबर दिसंबर में, वो एमसीक्यू बेस रखा गया है। तो एमसीक्यू बेस का मतलब ये ना समझे कि वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आ रहा है, जैसे पैसेज दे दिया, पैसेज पैसेज पे बेस करते हुए चार चार कम से कम उसके नीचे मान लीजिए एमसीक्यूज बेस क्वेश्चन डाल दिए, उनमें से सेलेक्ट करके आपको उसमें ओएमआर सीट में भरना होगा। और जैसे मान लीजिए कोई पिक्चर दे दी, जैसे अपनी हिस्ट्री में बहुत सी पिक्चर होती हैं, तो उन पिक्चर को एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेनेशन आपसे पूछते हैं, तो उसके नीचे पिक्चर के नीचे 4-5 क्वेश्चन डाल दिए एमसीक्यूज बेस, उनको सेलेक्ट करना होगा। या फिर कोई फिलअप टाइप क्वेश्चन हो गया उसके एमसीक्यूज में, क्योंकि 4 ऑप्शन डेफिनेटली आपको मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो तरीका चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे तर्क आधारित क्वेश्चन पूछे जाएं, जैसे पहले कथन दे दिया और फिर उसका तर्क दे दिया। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आपने कभी देखे हो कि जैसे आर ए की सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है या नहीं है, इस तरह के आपने देखे होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझे बेटा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन जरूरी नहीं कि भाई इस तरीके से पूछे जाएं डायरेक्टली।
तो मतलब इस तरीके का फॉर्मेट जरूर जरूर शामिल करेगा। जैसे कि मैंने बताया, तर्क आधारित क्वेश्चन होंगे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, पैसेज बेस्ड एमसीक्यूज हो सकते हैं, और सीधे एमसीक्यूज आते हैं, वो तो आपको सबको पता ही है किस तरीके से आते हैं। तो जैसे कोई सेंटेंस दे दिया, उसका फिलअप दे दिया, उसके अंदर उसमें फिलअप में से कोई भी 4 ऑप्शन उसमें से सेलेक्ट करके एक भरना है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, कोई कंप्लीट सेंटेंस देके और फिर उसका आंसर पूछ लेते हैं क्वेश्चन आंसर के टाइप में, वो भी हो सकता है, कोई भी तरीका हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है, आपने कभी देखा हो मैचअप टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैचअप कि कौन से का मैचअप, कौन सा मैचअप सही है। पहले ऑप्शन में भी सारे मैचअप करके देंगे, लेकिन एक आध उल्टा सीधा कर देंगे, दूसरे मैचअप में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी। तो एक जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, जो सही मैचअप दिखाएगा उनका। उसमें 2 टेबल बनी होंगी, कॉलम ए कॉलम बी, ठीक है, उस तरीके से। तो उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, ये ध्यान दें। ये जो आप बता और रहे हो, ये जो, आपने क्या बेटा, बोलो। फॉर्मेट आपने देखा है पेपर का? नहीं नहीं, पेपर फॉर्मेट अभी जारी करेंगे तभी तो, लेकिन मेरा जहां तक मानना है बिल्कुल ऐसा ही पेपर होना है। और अगर कोई थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा तो वो बता देंगे हम आपको। बेटा हमें पता है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन देने होते हैं तो किस तरीके से देंगे, हमें पता है उस चीज का। और कोई तरीका ही नहीं है, बताओ कैसे पूछेंगे एमसीक्यूज बेस्ड, जो तरीके मैंने सर, बताए आपको। हाँ बोलो। जो एमबीडी खरीदी है उसका अब यूज सही है या नहीं? अब ऐसे पेपर होंगे ये? नहीं बेटा, ऐसा है, यूज मैं ये नहीं कह रहा कि यूज उसका नहीं है, क्योंकि अगला जो पेपर होगा उसके अंदर देखो एमसीक्यूज भी तो हैं, छोटे क्वेश्चंस भी तो हैं, जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं वो सब कुछ है उसमें। और फिर उसमें जो अगला पेपर होना है, पैसेज बेस्ड जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसमें से होंगे। अगला जो पेपर होगा उसी में से करेगा। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हमारे हिस्ट्री में, जैसे +1 में भी दिए थे आपके लिए, एनुअल में भी दिए थे। और तो उस तरह के पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग आंसर आएंगे, शॉर्ट आंसर आएगी, वो लिखने का होगा जो नेक्स्ट पेपर होगा मार्च अप्रैल में। और वो बोर्ड मतलब अपने सेंटर पे कराने की प्लान कर रहा है। लेकिन एक चीज और ध्यान ध्यान देना, दूसरी कंडीशन ये बता रखी है, अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में स्कूल ओपन रहते हैं, एग्जाम संपन्न हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन मार्च अप्रैल में अगर वो एग्जाम नहीं हो पाते हैं, मान लीजिए पेंडेमिक फिर फैल जाता है या स्कूल ऑफ रहते हैं, तो उस सिचुएशन में जो नवंबर दिसंबर में जिस बच्चे ने जो मार्क्स लिए उसकी वेटेज बढ़ा दी जाएगी नवंबर, और जो आपका मार्च अप्रैल की वेटेज घटा देंगे। वो किसी तरह से ऑनलाइन माध्यम से किसी भी तरीके से कराया जा सकता है, थोड़ा बहुत नामचारे के लिए। और ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए उन्होंने सारी सिचुएशन क्लियर की है, नवंबर में, नवंबर दिसंबर और मार्च अप्रैल, अगर दोनों ही मतलब इस ड्यूरेशन में अगर स्कूल ऑफ रहता है, तो ऑनलाइन माध्यम से भी इस तरह के मतलब एग्जाम हो सकते हैं। और वो ज्यादातर एमसीक्यू बेस या इस तरह का क्वेश्चन ही होंगे। और उसके अंदर जो मार्क्स दिए जाएंगे वो टेंथ के जो मार्क्स होंगे वो भी थोड़ा बहुत मायने रखेंगे। और इसके अंदर ये भी देखेंगे आपको जो प्रोजेक्ट है या इंटरनल जो असेसमेंट हो रहा है आपका स्कूल लेवल पे, जो पीरियोडिक टेस्ट होते हैं उनका लेके, उस आधार पे आपके कंप्लीट मार्क्स दिए जाएंगे। ये अलग अलग तरह की सिचुएशंस बताई हुई है, पहले ही क्लियर कर दिया बोर्ड ने, अभी ये सिचुएशन हो सकती है। तो सभी तरह की सिचुएशन में, और आप अपना पढ़ाई जारी रखें बेटा, मेहनत करें, क्योंकि अब आगे लग तो नहीं रहा कि स्कूल ज्यादा लंबे समय तक बंद रहे, स्कूल ओपन हो जाएंगे, आपके नवंबर दिसंबर वाला एग्जाम भी हो जाएगा, मार्च अप्रैल का भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वैक्सीन भी नहीं थी, अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है। तो ये चीज ध्यान दें, अपना पढ़ाई, अब जैसे कोई भी लेसन आप पढ़ते हो तो बिल्कुल डीपली पढ़ा करो उसको, उसका गहन अध्ययन करना है, क्योंकि छोटे क्वेश्चन उसे बीच बीच में से बनाएंगे। जरूरी नहीं कि आपकी एमबीडी या फिर आपकी कोई एग्जाम आइडिया या फिर दूसरी कोई हेल्प बुक इस तरह का सभी को कवर करे। जैसे हरियाणा बोर्ड में दीपक की गाइड होती है, तो वो जरूरी नहीं कि सारे जो कवरेज वहां से मिल जाए, इसमें से कहा नहीं जाता है इसमें। लेकिन हाँ इतना है कि आपके टेक्स्ट बुक पे बेस है सारे क्वेश्चंस, कोई बाहर नहीं होना है इसमें, इससे बाहर नहीं है। तो इसको कनेक्टिविटी बना के रखना।
और स्कूल अपने लेवल पे फॉर्मेट भी जारी करेगा, यानी जो सीबीएसई है वो अपना फॉर्मेट भी जारी करेगा कि बच्चों को किस तरह का सैंपल पेपर होना है, तो वो जारी करेगा, अभी नहीं किए, करेगा वो आपके लिए। आप भी उसको डाउनलोड कर लेना जब भी वो करता है। तो इस तरीके से बेटा आपका ये सब होने वाला है। हाँ, इतना जरूर है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है, 2 बार एग्जाम कराने का बोर्ड का फिलहाल प्लान है, और ओएमआर बेस होंगे, टिक आउट नहीं होंगे, टिक कर दिया ऐसा नहीं होगा। ओएमआर में जो एक बार फिल कर दिया, अगर किसी बच्चे ने 2 कॉलम भर दिए एक ही क्वेश्चन के लिए तो वो गलत है, समझ गए। और ओएमआर को उसी दिन या तो सीधा बोर्ड को भेजना है स्कूल को, या फिर उसी दिन चेक करके और उसके मार्क्स अपलोड करने हैं। कोई भी तरीका स्कूल अपना सकता है, ऐसा ऑप्शन दे रखा है। अब देखो स्कूल क्या करता है, किस तरीके से प्लान करता है। दोनों ही प्लानिंग बताई हुई है कि या तो डायरेक्टली बच्चों की ओएमआर सीट सीबीएसई की साइट पे अपलोड कर दें, वो अपने आप चेक करवाएंगे कैसे भी कराएं, और या फिर स्कूल अगर चेक करता है तो उसी दिन आपको अपलोड करना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपके बच्चे यहाँ पे 30 या 31 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, तो इन सब बच्चों की मार्कशीट वो चेक करनी पड़ेगी सभी टीचर्स को, और उसी दिन उसको अपलोड भी करना होगा। ये है बेटा, इतनी इंस्ट्रक्शंस आपके उसमें आई हुई हैं। मैंने देखा है वो फॉर्मेट जो सर्कुलर जारी किया गया 5 पेज का है। आपने जैसे एक बच्चे ने मेरे को भेजा था कल, ये बच्चे आप बता रहे थे कि भी सर सिलेबस कम हो गया कम हो गया, नहीं, कहीं भी कोई रिड्यूशन का कुछ भी नहीं है, कोई रिड्यूस का इस तरह का इंफॉर्मेशन नोटिस नहीं है अभी तक। ठीक है बेटा, तो भ्रमित नहीं होना है कि बच्चे को, मेरा कहना यही है किसी भी सब्जेक्ट में भ्रमित नहीं होना। ठीक है, मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे फॉर्मेट बदल लो चाहे कुछ भी बदल लो, पढ़ने वाले को तो कोई भी पीछे नहीं रख सकता। ठीक है ना बेटा। हाँ, इतना जरूर है, जो मेहनत नहीं करेंगे उनके लिए समस्या बन सकती है। तो अपना पढ़ाई करो। नवंबर दिसंबर में जो आपका एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का पेपर होना है, तो वो बेटा डीप स्टडी से ही क्लियर हो पाएगा, उसको आसान नहीं होगा वो। अपना लेसन्स को सही तरीके से कवर कीजिए। कुछ अपनी हेल्प बुक की हेल्प ले लीजिए, टेक्स्ट बुक से तो है ही, टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब हम अगले टॉपिक को पढ़ा देते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, और आप बच्चों में से किसी की कोई क्वेरी है तो मैं देखता हूं, आपके कुछ बहुत ज्यादा मैसेजेस हो गए। सर, बोलो बेटा बोलो। ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है ये तो 3200 बीसी से 1300 बीसी तक की है, तो हम इसे हम्म। 2600 बीसी से 1900 बीसी तक क्यों करते हैं? बेटा, आपकी एनसीईआरटी बुक में जो इसका ड्यूरेशन बता रखा है वो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व बताया हुआ है। तो हम अपनी मर्जी से उसको, मान लीजिए, अपने डाटा चेंज करेंगे, जब इतिहासकारों ने ही इसका कंफर्म ये बता दिया तो हम उससे अलग क्यों जाएंगे। और पूर्ववर्ती हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा में फर्क है। पूर्ववर्ती हड़प्पा का मतलब होता है जब बिल्कुल शुरुआत मानी जाए एक तरह से, या फिर कुछ समय पहले की परिस्थितियां भी उसमें बता सकते हैं। और उत्तरवर्ती हड़प्पा में ये होगा, जो लेटर हड़प्पन एज है उसके अंदर ये है कि वो हड़प्पा जब एज का जो उसका कंफर्म टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया है, और उसके बाद की जो परिस्थिति है वो उसमें बता सकते हैं, उसमें फर्क है। तो हमें अपने 2600 से 1900 ईसा पूर्व को कंफर्म मानना चाहिए। इसके अलावा ऑप्शन जो भी आप करते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है बेटा। सर, उसमें ये बता रखा था कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, यस बिल्कुल, अर्बन, फर्स्ट तो अर्बन है बिल्कुल। उसमें उसमें तो पहले ग्रामीण बोलो। व्यवस्था थी, तो वो अर्बन सिविलाइजेशन कैसे हो सकती है? पहले वहां पे नो नो, गांव किसने बसे हुए थे। नो, इसमें गांव की अर्ली कोई व्यवस्था ही नहीं है, सारे के सारे कंप्लीट यहाँ पे शहरों के बारे में बता रखा है बेटा। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है इसको ढंग से आप पढ़ के देख लीजिए, इसमें गांवों के बारे में कोई इतनी व्याख्या है ही नहीं, सारा ही कंप्लीटली शहरों पे बेस है ये। इसीलिए शहरी सभ्यता इसको कहा जाता है। शहरी सभ्यता मेसोपोटामिया भी रही है, जो कि इसकी समकालीन रही है। ठीक है बेटा। ओके सर।
यहाँ पे सतपाल, बेटा सेमीफाइनल किसके लिए कह रहे हो? सेमीफाइनल यहाँ पे ऐसा नहीं है बेटा, दोनों ही बराबर मान्यता रख रहे हैं। मैंने सिचुएशन बता रखी है, अगर नवंबर दिसंबर में स्कूल ओपन रहते हैं और मार्च अप्रैल में नहीं रहते हैं तो नवंबर दिसंबर के एग्जाम की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। और जो अगर मान लीजिए नवंबर दिसंबर में स्कूल ओपन नहीं रहते हैं और मार्च अप्रैल में ओपन रहते हैं तो मार्च अप्रैल में होने वाले एग्जाम की वैल्यू बढ़ जाएगी और उसके आधार पे नंबर लगेंगे। इस तरीके से है। और अगर दोनों ही समय अगर खुला रहता है स्कूल, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, तो 50-50% जो है उसके अंदर कवर करते हुए ये एग्जाम कराए जाएंगे और दोनों ही महत्वपूर्ण होंगे, बराबर महत्वपूर्ण होंगे। फर्स्ट टर्म में बेटा 50% जो सिलेबस होगा वो 50%। अब आपके 15 चैप्टर हैं, उसको 15 आप कैसे कर सकते हैं? अगर एक चैप्टर का तो आधा हिस्सा उसमें करना पड़ेगा, बाकी कंप्लीट उसको 7 चैप्टर यानी 7 7.5 चैप्टर होंगे इस हिसाब से देखा जाए तो। ये एग्जैक्ट 7.5 वो बता दिया जाएगा, इसका सिलेबस जारी करने दो उनको एक बार। आधा होगा वैसे। बेटा इससे क्या होगा, बोर्ड के अंदर ये जो प्रोसेस अपना रहे हैं ये बहुत ही मतलब इसके इसमें बच्चों का निखार देखने को मिलेगा। बच्चे थोड़ा पढ़ने की आदत डालेंगे। वो ये सोच रहे हैं कि भाई जो पेंडेमिक की वजह से बच्चों की पढ़ाई पे गलत प्रभाव पड़ा है तो उसमें थोड़ा सुधार लाया जाए, इसलिए ये टेक्निक आजमा रहे हैं। और अगर कोरोना डेफिनेटली अगर नहीं जाता है तो ऑनलाइन कराएंगे और घर पे भी हो सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन लिख रखी है बेटा उसमें। इंग्लिश न्यूज़पेपर में क्या है उषा? क्या था इंग्लिश यस न्यूज़पेपर सर। में? सर उसमें 30% बताइए। सिलेबस रिड्यूस बता रखा था। अच्छा, 30% रिड्यूस होगा या कर दिया गया है? होगा ये बता रखा था। होगा, अच्छा अपडेट नहीं था, ठीक है कोई बात नहीं, अपडेटेड हो जाने दो। होगा, डेफिनेटली होगा बेटा, प्रभावित होंगे तो बच्चे। पिछली बार बेटा बहुत लंबा प्रोसेस चला था, अब ये तो कंफर्म तो कहा नहीं जा सकता। अभी सुनने में आ रहा है कि 15 जुलाई के आसपास ये स्कूल ओपन करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हरियाणा भी करता है ऐसा तो आपके भी स्कूल खुल जाएंगे। और न्यूज़पेपर में आता रहता है बेटा जो अपडेट होती है गवर्नमेंट की तरफ से। और बेटा ये बैच वाली बात नहीं है कि आपके बैच के साथ ही ऐसा किया गया है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। ये बेटा सिचुएशन देख के किया गया है, बहुत बुरी परिस्थितियां चली हुई हैं तो उससे किसी तरह से उभारा जा सके। वैसे ऐसा नहीं है कि भी वो आपका जो डिक्लेरेटिव एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि बोल रखा है ना कि मार्च अप्रैल में हम वो करा लेंगे। लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, सभी तरह के जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सब हो जाएंगे उसमें, लेकिन वो लिखने वाला होगा। उसमें हो सकता है कि वेरी शॉर्ट भी शामिल कर दें, वो उस तरह के जैसे वन सेंटेंसेस वाले वो उसमें आ जाएंगे। तो पेपर का फॉर्मेट वो भी एक तरह से कंप्लीट ही हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। मैप वगैरह सब उसमें पूछ लिए जाएंगे यहाँ पे। लेकिन इतना बोला गया है कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप। अब यहाँ पे ग्रामीण दस्तकार का जो टॉपिक है हम इसको शुरू करें 204 पेज पर। देखिए, अलग अलग तरह के उत्पादन कार्य में जुटे लोगों के बीच फैले लेन देन के रिश्ते गांव का एक और रोचक पहलू था। यानी उत्पादन का काम अलग अलग तरह का होता था, बहुत जातियों के लोग अलग अलग प्रकार के काम में लगे हुए थे और उनके बीच में जो उत्पादन के कार्य में जो व्यक्ति लगे हुए हैं तो जो पैसे का लेन देन होता है तो उससे उनके रिश्ते अलग तरह से बन जाते थे। जैसे व्यापार, एक व्यापारी जो है दूसरे व्यापारी का दोस्त भी हो सकता है और उसका कॉम्पिटिटर भी हो सकता है।
अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांव में सरकार काफी अच्छी तादाद में रहते थे। यहाँ पे गांव में दस्तकार बोला गया है। दस्तकार वे होते हैं जो बेटा आर्ट, कोई भी एक कला में माहिर होते हैं। जैसे कि खाती है, अपना लकड़ी का काम करना जानता है। लोहार होते हैं, लोहे का काम करना बहुत प्रॉपर तरीके से जानते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको दस्तकार कहते हैं। यानी अपनी दस्तकला का उन्हें बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है और वो उस काम को बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो अंग्रेजी शासन के दौरान यहाँ पर गांव का सर्वे रिपोर्ट देखा गया और मराठाओं की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए उसमें भी ये बात पता चलती है कि गांवों के अंदर दस्तकार बड़ी संख्या में रहते थे। यानी हर गांव में हर प्रकार के दस्तकार मिल जाते होंगे और कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के होते थे। दस्तकार जैसे कोई कपड़ा बनाने वाला भी दस्तकार होता है, जैसे दर्जी होता है वो दस्तकारिता का काम करता है। जैसे कोई चित्र बनाने वाला काम है तो चित्र या मूर्तिकार है तो ये भी दस्तकार होते हैं। अब आगे चलते हैं। कभी कभी किसानों और दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था। क्यों? ऐसा क्यों था? क्योंकि किसान भी दस्तकारों वाला काम करने लग जाते थे, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे। किसान का काम भी करते थे और दूसरा दस्तकार का काम भी करते थे। खेतीहर और उनके परिवार के सदस्य कई तरह की वस्तुओं के उत्पादन में शिरकत करते थे। अब खेतीहर कौन है? यहाँ पे किसान के बारे में कहा गया है। और किसान और उसके जो परिवार के सदस्य हैं वो कई तरह की वस्तुओं का उत्पादन करते रहते थे। जैसे कि कपास है, कपास से रुई तैयार करते हैं, रेशा तैयार करते हैं, कपड़े बनाते हैं। तो इस तरह की जो उत्पादन है वो करते रहते हैं। और भी बहुत सी चीजें हैं। कपड़ा निर्माण ही दस्तकारिता का हिस्सा नहीं है, और भी बहुत, जैसे खिलौने बनाने वाले दस्तकार होते हैं आज के समय में भी। और चीनी मिट्टी के बर्तन बनने जो बनाते हैं वो लोग भी दस्तकार होते हैं। आगे चलिए बेटा। मसलन रंगरेजी। रंगरेजी होता है बेटा, जैसे कपड़े को रंगा जाता है, कपड़े पर छपाई का काम होता है, मिट्टी के बर्तनों को पकाना होता है। जैसे कि आप चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, चाय के जो कप होते हैं वो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। खेती के औजारों को बनाना और उनकी मरम्मत करना, ये सब दस्तकारिता के काम होते थे और कई तरह के काम वहां पर किए जाते थे। यानी रंगरेजी का मतलब कपड़े को रंगा जाए, कपड़े की छपाई की जाए, मिट्टी के बर्तनों को पकाया जाए, खेती के औजारों को बनाया जाए, मरम्मत की जाए। उन महीनों में जब उनके पास खेती के काम से फुर्सत होती, जैसे कि बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच, उस समय ये खेतीहर दस्तकारी का काम करते थे। अब यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? अब खेती के काम में उनके पास में फुर्सत होती थी, यानी लगातार उनको काम नहीं मिलता होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि खेती के अंदर परिवार काफी बड़े होते थे, साझा परिवार होते थे, तो वो फसल की बुआई भी करते थे, कटाई भी करते थे। तो फसल और जो बुआई और कटाई के बीच का जो समय है वह उस दौरान वो खेतीहर दस्तकारिता का काम कर सकते थे। फसल की कटाई और बुआई में कम से कम, जैसे कि आज के समय बोई जाने वाली फसलें हैं, कम से कम 5.5 या 6 महीने तक कवर कर जाती हैं, तो उसके बीच का समय जो है वो उनके पास समय बच जाता था, वो उस काम को कर लेते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, यहाँ तक कि सुनार जैसे ग्रामीण दस्तकार भी अपनी सेवाएं गांव के लोगों को देते थे। यानी गांव में ये लोग रहते थे। कुम्हार मटके बनाने का काम करते थे, लोहार लोहे के औजारों का की मरम्मत करते थे, बढ़ई जो होते थे खाती, वो लकड़ी की औजार बनाते थे, जैसे कृषि उपकरण भी बनाते थे, नाई जो बाल काटने का काम करते थे, सुनार सोने के आभूषण तैयार करते थे। तो ये सब किसके लिए काम करते थे? गांव में रहने वाले लोगों की सेवाएं प्रदान करते थे। इनको भी दस्तकार कहा जाता है, जिसके बदले गांव वाले उन्हें अलग अलग तरीकों से उन सेवाओं की अदायगी करते थे। कोई उनको कैश पेमेंट दे देता होगा, कोई उनके काम के बदले दूसरे काम का भुगतान करता होगा, या किसी दूसरी वस्तु का इनको आदान प्रदान करता होगा। आमतौर पर या तो उन्हें फसल का एक हिस्सा दे दिया जाता था। ऐसा होता था क्योंकि अनाज तो सबको चाहिए, इसलिए फसल का उत्पादन जितना भी हो जाता है तो फसल का एक हिस्सा दे दिया उनको, फिर गांव की जमीन का या कोई टुकड़ा दे दिया उनको, या शायद कोई ऐसी जमीन जो खेती लायक होने के बावजूद बेकार पड़ी है। मान लीजिए कोई जमीन है और वो बोई नहीं गई है, तो उस जमीन को इनको दिया जा सकता था, नाई को, बढ़ई को, लोहार को, कुम्हार को। अदायगी की सूरत क्या होगी ये शायद पंचायत ही तय करती थी, गांव की पंचायत तय करती थी कि पेमेंट का मोड क्या होगा। समझ गए बेटा? किस तरीके से उसको कैश देंगे, या फिर वस्तु के बदले वस्तु देंगे, या फिर जमीन का टुकड़ा उनको देंगे, या अनाज देंगे, जो भी होगा वो पंचायत तय करती थी। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई
पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। यानी दस्तकारों को एक बार जो जमीन मिल जाती थी वो कंप्लीटली ऐसा मान लिया जाता था कि ये दस्तकारों की हो गई, यानी एक तरह से पुश्तैनी अधिकार उनका उन पे मिल जाता था। और जैसे वतन होता है अपना, जो मातृभूमि को बोला जाता है मिरास, एक तरह का ऐसी ऐसी जमीन जिसपे दस्तकार का अपना कानूनी अधिकार होता था। यह व्यवस्था कभी कभी थोड़े बदले हुए रूप में भी पाई जाती थी, जहां दस्तकार और हरेक खेतीहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। यानी कभी कभी इस व्यवस्था को थोड़ा सा चेंज करके भी यूज में लिया जाता था, जहां पे दस्तकार लोग भी और खेती करने वाले जो किसान है आपस में बातचीत कर लेते थे और एक ऐसी व्यवस्था पर राजी होते थे कि भी पेमेंट कैसे देना है। कोई जरूरी नहीं कि पंचायत में पूछा जाए, वो अपने लेवल पे भी तय कर लेते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था, या तो वस्तुओं का विनिमय होता है या फिर सेवाओं का विनिमय होता है। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। ये किसका उदाहरण दे रखा है? 18वीं सदी का एग्जाम्पल है। बंगाल में जमींदार उनकी सेवाओं के बदले, किन की सेवाओं के बदले? दस्तकारों की सेवाओं के बदले लोहार, बढ़ई और सुनारों तक को, यानी इन तीनों दस्तकारों को क्या देते थे? रोज का भत्ता, दैनिक भत्ता उनको दे दिया जाता था, पेमेंट दे देते थे, रोजाना का काम का रोजाना पेमेंट हो जाता था। और खाने के लिए भी अनाज जो उनको मतलब उनका खाने का जो खर्चा है उसको उनको कैश दे देते थे, वो अपने आप अपना मैनेज कर लेते थे। और इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। अब याद रखना जजमानी व्यवस्था क्या है। बंगाल में जमींदार लोहार, बढ़ई, सुनारों तक के दस्तकारों को रोज का भत्ता उनको देते थे, खाने के लिए पैसे दे देते थे, इसको जजमानी व्यवस्था कहते थे। हालांकि यह शब्द 16वीं और 17वीं सदी में बहुत इस्तेमाल नहीं होता था। उस समय जजमान शब्द जो है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता था। यह सबूत मजेदार है क्योंकि इससे पता चलता है कि गांव के छोटे स्तर पर फेरबदल के रिश्ते कितने पेचीदा थे। यानी गांव के छोटे लेवल पर जो फेरबदल होता है, फेरबदल का मतलब जो जमीन जिसको दी गई उसको चेंज कर देना, किसी दूसरे को प्रदान कर देना, या किसी एक दस्तकार को पहले लगाया हुआ है काम पर उसको चेंज कर देना, तो फेरबदल होता रहता था। ऐसा नहीं कि नगद अदायगी का चलन बिल्कुल भी नदारद था। और ज्यादातर तो बेटा कैश पेमेंट कम करते थे, वस्तु विनिमय ज्यादा करते थे, या जमीन प्रदान कर देते थे, अनाज दे देते थे। लेकिन यहाँ पे नगद अदायगी का जो चलन था, कैश पेमेंट जो था वो बिल्कुल नेगोशिएबल नहीं था, यूज में लिया जाता था। कुछ परसेंट कुछ हद तक यूज में लिया जाता था कैश पेमेंट करना। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं बेटा। इससे आगे चलते हैं। एक छोटा गणराज्य, ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें कि ग्रामीण लेवल पे जो समुदाय रहता है उसकी कैसे हम उसका महत्व समझ सकते हैं। 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने 19वीं सदी के अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक ऐसे छोटे गणराज्यों के रूप में देखा जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। अब ये याद रखें कि अंग्रेज अफसरों ने ग्रामीण स्तर पर क्या देखा, छोटे गणराज्य का मतलब क्या था। छोटे गणराज्य का मतलब ये था कि सामूहिक स्तर पर भाईचारे की भावना के साथ संसाधन जो भी मौजूद है गांव में, आपस में मजदूरी या जो मतलब मेहनत होती है आपस में बांट लेते हैं, वो उसकी मदद करा देता है, वो उसकी मदद करा देता है। तो इस तरह से श्रम का बंटवारा हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि गांव में सामाजिक बराबरी थी। ये ऐसा भी नहीं था कि समाज के अंदर सब लोग बराबर थे, गांव में सब लोग बराबर थे। कुछ लोग ऊंच थे, कुछ लोग नीच थे। मतलब जिनका दर्जा ऊंचा रहा होगा उनका सामाजिक हैसियत ऊंची थी, और जिनका दर्जा नीचे था उनकी सामाजिक हैसियत नीची थी। संपत्ति की व्यक्तिगत मिल्कियत होती थी। लोग अपनी जो प्रॉपर्टी उनके पास होती थी वे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के मालिक थे। साथ ही जाति और जेंडर, सामाजिक लिंग के नाम पर समाज में गहरी विषमताएं थी। जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर, यानी लिंग के आधार पर समाज के अंदर विषमताएं थी। विषमताएं मतलब जाति भी ऊंची और नीची जातियां पाई जाती थी, उनमें भी अंतर होता था। एक जाति दूसरी जाति से नफरत भी कर सकती थी, या उनके अंदर सामाजिक हैसियत का फर्क था। जेंडर का मतलब होता है पुरुष वर्ग को और महिला वर्ग के अंदर जो फर्क होता था उनके विषमता के बारे में बताया गया है कि पुरुष वर्ग को ज्यादा महत्व दिया जाता था उस समय भी। कुछ ताकतवर लोग गांव के मसलों पर फैसले लेते थे। गांव के अंदर जो ताकतवर लोग होते थे, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो गांव की पंचायत में भी महत्वपूर्ण फैसला देते थे और उनकी चलती थी। यहाँ गांव के अंदर महत्वपूर्ण फसलों पर ताकतवर लोग फैसले देते थे, कमजोर वर्गों का शोषण करते थे। यहाँ ये बताया गया है।
जो समाज में कमजोर वर्ग है उसका शोषण करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। न्याय करने का अधिकार भी उन्हीं को मिला हुआ था जो कमजोर वर्गों का शोषण करते हैं, गांव में ताकतवर हैं और विभिन्न प्रकार के फैसले देने का हक रखते हैं या उनके पास ये पावर है, उन्हीं को ये न्याय करने का हक भी मिला हुआ है। तो अब आप सोच सकते हैं कि न्याय होता होगा या नहीं होता होगा। इस हिसाब से तो न्याय सही तरीके से लागू नहीं होता होगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में भी नगद के रिश्ते फैल चुके थे। क्योंकि पहले क्या होता था, गांव में नगद के रिश्ते कम थे, शहरों में ज्यादा होते थे। लेकिन शहरों के बीच में और गांव के बीच में जब व्यापार ज्यादा होने लग गया तो नगद का रिश्ता जो है, कैश पेमेंट का जो रिश्ता है, वो गांव के लेवल पे भी होने लगा। अब हम 206 पेज पर हैं। मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली भी नगद में करते थे। जो दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे उन्हें उनकी मजदूरी या पूर्व भुगतान भी नगद में ही मिलता था। जो दस्तकार बाहर भेजने का काम करते थे, यानी इस देश से दूसरे देश में माल भेजने का काम करते थे, तो उनकी मजदूरी भी और उन्हें जो एडवांस पेमेंट मिलती है वो भी कैश में मिलती थी। इसी तरह से कपास, रेशम और नील जैसे व्यापारिक फसलें पैदा करने वालों का भुगतान भी नकदी में ही होता था। जो व्यक्ति कपास उगाता है या रेशम का उत्पादन करता है, नील की खेती करता है, उनको एडवांस पेमेंट भी होती थी और कैश पेमेंट भी उनको की जाती थी। यहां मुगलों ने बताया गया है कि मुगलों के केंद्रीय इलाकों में जो टैक्स का कलेक्शन का काम था, टैक्स की अकाउंटिंग का काम था, गणना करने का काम या उसको वसूल करने का जो हक है वो भी नगद में करते थे। केंद्रीय इलाकों में, याद रखिए केंद्रीय इलाकों की बात की गई है, बाहरी इलाकों की बात नहीं है। केंद्रीय इलाका क्या होता है? जो राजधानी के आसपास का इलाका होता है। तो मुगलों की राजधानी के आसपास का इलाका यानी आगरा के आसपास का इलाका जो है, दिल्ली के आसपास का, लाहौर के आसपास का जो इलाका है, उसमें कर की गणना और वसूली कैश में करते थे। अब गांव में मुद्रा का चलन देखिएगा। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये 17वीं सदी में हमारे इंडिया में आए थे। फ्रांसीसी यात्री थे जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर। यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में जो गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिसमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, यानी गांव में जो मुद्रा का चलन होता है, मुद्रा का चलन कैसे हो पाता है? सराफ लोग आते हैं गांव में और मुद्रा की फेरबदल करते हैं। ना हो जिन्हें सराफ कहते हैं, ना हो एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं, कोड़ियों के मुकाबले पैसे की, यानी पैसे की जो कीमत है वो कम रखते हैं और रुपए की कीमत है वो बढ़ा देते हैं। लोगों से पैसा ले लेते हैं कम कीमत में और रुपए उनको मतलब कीमत बढ़ा देने की वजह से उनको कम देने पड़ते हैं। इस तरह के जो सराफ होते थे वो काम करते थे। सराफ व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है। सराफ का काम होता है मुद्रा का ग्रामीण स्तर पर लेन देन करना। किससे पता चलता है हमें? बैप्टिस्ट टैवर्नियर, जो बैप्टिस्ट टैवर्नियर जो कि फ्रांसीसी यात्री हैं, 17वीं सदी में यहाँ पे आए, उन्होंने बताया। उनका व्यवहार कैसा था? एक बैंकर की तरह से काम करते थे, सराफ हवाला का भुगतान करते थे, यानी हवाला पेमेंट के जरिए ये काम करते हैं। मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत तो बढ़ा देते हैं, पैसे की कीमत कम रखते हैं, कोड़ियों के मुकाबले पैसे की कीमत रखते हैं। और सराफ अपने काम में लगा हुआ आप देख पा रहे होंगे, एक चित्र के जरिए ये बताया गया है। ये उस समय इस तरह के हो सकता है कोई क्वाइन चलते हों या ये कोड़ियां हों। यहां सूत काटती हुई एक महिला का चित्र दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से सूत काटा जाता होगा। एक चरखे को दिखाया गया है, महिला सूत काट रही है। यहां तक का बेटा इसको पढ़ें और इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर रिवाइज करें। अब पूछा जाता है कि बैप्टिस्ट टैवर्नियर कहां से बिलोंग करते हैं? फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और ये पूछा जाता है सराफ लोग कौन होते थे? तो सराफ का काम आप बताएंगे, जिसके बारे में मैंने अभी बताया है। और इसके अलावा गांव को छोटा गणराज्य क्यों कहा जाता था? लेन देन की किस तरह की सिस्टम था? ग्रामीण स्तर पे पैसे का बोलबाला या जो रुपए का बोलबाला है, मुद्रा का बोलबाला कैसे वहां तक पहुंचा है वो बताएंगे आप। गांव के अंदर पाए जाने वाले जो दस्तकार होते हैं, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, उनकी क्या व्यवस्था होती थी, कैसे उनकी पेमेंट करते थे? उनको जो जमीन दी जाती थी उसको मिरास या वतन कहा जाता था। इसे पूछा जा सकता है कि भाई मिरास किसे कहते हैं, वतन किसे कहते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। सर इन दोनों में ठीक है डिफरेंस है? नो नो नो, सेम है। मिरास और वतन एक है। वतन वैसे अपने आपने कभी राष्ट्रभक्ति के गीत सुने हो तो वतन उसमें बोलते हैं अपनी मातृभूमि को,
लेकिन यहां वतन का मीनिंग है जो दस्तकार को जो जमीन दी गई है वो उसकी अपनी हो जाती है, वो उसका मालिक बन गया, वह उस पर पुश्तैनी अधिकार रखता है, कानूनी अधिकार रखता है, उसके आने वाले बच्चों को वो मिलेगी। इसको आप रिवाइज करें, मैंने आपको सारा सीबीएसई के बारे में भी जानकारी आपको अपडेट कर दी है, आप उसके तरीके उसी के तरीके से अपना काम करें। और जो आप ये बच्चे के इस तरह का कोई डाउट ना पालें कि भाई हमारे लिए एमबीडी या फिर कोई दूसरी, मान लीजिए किसी बच्चे ने हेल्प बुक ले ली तो वो बेकार रहेगी, नहीं ऐसा नहीं है, वो आपके लिए काफी काम आएगी। वो भी तो बेटा इन बिटवीन के क्वेश्चन आंसर ही तो होते हैं, उसके अंदर वो तैयारी तो करा रहे हैं आपकी। और जो बचे हुए हैं वो आप इस लेसन को पढ़ लीजिए, इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इस पे आप पेंसिल लेके पढ़ना चाहिए हमेशा, जहां भी आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको पढ़ना चाहिए। और रोजाना कंटिन्यू समय दीजिए। बेटा परसेंटेज उसी बच्चे की अच्छी आनी है जो बच्चा मेहनत करता है, चाहे वो फॉर्मेट कोई भी अपनाए सीबीएसई। और ये फॉर्मेट भी ऐसा नहीं है, अगर आपने मान लीजिए मार्च अप्रैल के एग्जाम ना दिए और या वो हुए नहीं, मान लो किसी कारण से नहीं हुए, और नवंबर दिसंबर के एग्जाम हो गए और इसमें अगर किसी बच्चे ने अच्छी परसेंटेज नहीं ली तो उसी आधार पर नंबर लग जाएंगे। अब बताओ, वो मान लीजिए वो बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी लापरवाही का परिणाम होगा ना उसके नंबर कम आना। फिर ऐसे ध्यान रखो बेटा, अब इतना ज्यादा समय नहीं है, अपना जुलाई देखो, जुलाई के जितने भी दिन बचे हुए हैं, जुलाई का, फिर अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, ये 4 महीने हैं आपके पास। नवंबर में तो एग्जाम ही हो जाएंगे, तो नवंबर को तो काउंट ही क्या करना है, उसमें तो मान ली थोड़ा बहुत समय मिलता है तो रिवाइज ही कर पाओगे बस। तो इस समय 4 महीने हैं, उनको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर कोई कमजोर बच्चा है, अगर वो एक एक लेसन भी 1 महीने में पढ़ता है, मान के चलिए 1 महीने में एक लेसन बहुत अच्छा तैयार कर लेता है, तो उसके लिए 4 लेसन तो वो भी तैयार कर लेगा। सोच के चलिए, आप समय कम नहीं है, बहुत है। आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए और सभी बच्चों को करने हैं भाई, पूरा 7 से 8 लेसन की तैयारी कीजिए। मान के चलो आप 8 लेसन है, हम उसको हाफ क्यों माने, हम मान लीजिए पहले एक में ज्यादा कर देंगे, एक में कम कर देंगे, छोड़ेंगे थोड़ी ना वो, या बराबर बराबर करेंगे तो डिलीट का जो भी, जैसे आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का जिक्र किया तो वो आपको बता दिया जाएगा जितना भी डिलीट होगा, ठीक है। वो तो भरत सर भी ग्रुप में शेयर करेंगे और तुरंत बता दिया जाएगा। अब आप में से कोई, अब आप लीव करना चाहते हैं कर सकते हैं। हाँ बेटा नेहा कटारिया, कुछ पूछना है? यू कैन लीव नाउ।